गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्ट 16 आत्मविश्वास और प्रेरणा के आधार स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे 11वें राष्ट्रपति भी थे और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी। ये बहुत महान इंसान थे, इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इस पार्ट में हम उनके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सच्चे अर्थों में देश के सुयोग्य नागरिक, महान वैज्ञानिक, दूरदर्शी यानी कि दूर की सोचने वाले और कर्मठ, कर्म में लगे रहने वाले राष्ट्र नेता तथा भारतीय प्रक्षेपण अस्त्रों यानी कि मिसाइलों के सर्जक के रूप में भी चिरकाल तक हमेशा के लिए अमर रहेंगे। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं आपको आगे पाठ में पता लग जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। रामेश्वरम आपको पता होना चाहिए, एंड ऑफ द आई थिंक इंडिया के एंड में आता है, जहां पर जिसको इसी वजह से इसको तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध भी हुआ है। अब 1931 में इनका जन्म हुआ। इनका नाम देखिए आप कितना बड़ा था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाबदीन अब्दुल कलाम था। APJ अब्दुल कलाम 5 वर्ड से बना है। वे रामेश्वरम की मस्जिद गली में अपने पुरखों के पुराने मकान में रहते थे। गरीब परंतु ईमानदार और सुसंस्कृतिक परिवार में पालन पोषण होने से उन पर बचपन से ही उदार नैतिक विचारों का प्रभाव पड़ा। मतलब जो हम इनको, जिस पर्सनैलिटी को आज हम देखते हैं ना कि इस तरह के पर्सन थे, उसका प्रभाव उन पर बचपन से ही पड़ा है। उनके पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। बहुत कुशल थे, नरमी से रहने वाला है, व्यवहारिक इंसान थे। काम क्या करते थे वो? अपनी नाव से तीर्थ यात्रियों को एक से दूसरे किनारे पर ले जाने का। अच्छा, जो इंसान नाविक का काम कर रहा है, बोट चला रहा है, तो नेचुरल है उसके पास तो आर्थिक परेशानियां होंगी ही ना, पैसों की तंगी तो होगी। ऊपर से बड़े परिवार, पर वो बड़े सहर्ष होकर, मतलब बड़ी खुशी से अपने उस परिवार का पालन पोषण करते थे। अब उनमें उनके बेटे थे कलाम, जो कि बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने उनको प्राइमरी स्कूल में एडमिट करवाया। बीज रूप में प्राप्त संयुक्त परिवार की सुखद अनुभूतियों ने एक दिन अब्दुल कलाम को भारत जैसे विशाल देश का लोकप्रिय राष्ट्रपति बना दिया। इस लाइन से वो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे एक संयुक्त परिवार में रहने के लिए ना आपको आपके व्यवहार में अलग बदलाव आता है। अगर आप अकेले रहते हो, आप शायद दूसरे के लिए कुर्बानी ना कर सको, या दूसरे के साथ रहना बर्दाश्त ना कर सको, लेकिन संयुक्त परिवार में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीखना पड़ता है। तो बस उसी का फल हुआ कि बाद में उन्होंने भारत जैसे राष्ट्र को भी अच्छे से संभाला। उनके घर के पास एक सुसंस्कृतिक हिंदू परिवार रहता था। इन्हीं में रामेश्वरम का जो मेन मंदिर है, वहां के जो मुख्य मंदिर का पुजारी, उनका परिवार भी था। अब वो पुजारी के घर में क्या होता था? भगवत गीता का पाठ। भगवत गीता में वर्णित कई गूढ़ बातों के अर्थ को अपने पड़ोसियों से किसने समझा? अब्दुल कलाम ने। और इन पर ना इसका बहुत प्रभाव भी रहा जीवन तक। वो बाद में भी आप कभी उन्हें सुनोगे, गीता को कोट करते हैं। और वो साथ में थे शुद्ध शाकाहारी। ये हैरानी की बात है कि शुद्ध शाकाहारी परिवार में उन्होंने जन्म लिया, किंतु मुस्लिम परिवार में उन्होंने जन्म लिया, किंतु थे वो शाकाहारी। 13 साल की उम्र में उन्होंने रामेश्वरम के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए अपने पिता से अनुमति मांगी। ईसाई मिशनरी द्वारा ये स्कूल चलाया जा रहा था, जिसका नाम था स्वार्ज हाई स्कूल। इसमें इन्होंने एडमिशन लिया और वहीं के हॉस्टल में, छात्रावास में रहकर पढ़ने लगे। अब इंटेलिजेंट तो थे ही, पढ़ने में तेज भी थे, तो इनके टीचर्स का दिल इन्होंने जीत लिया। अब बात है वर्ष 1950 की, जिसमें उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया। BSc की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, यानी कि BSc ग्रेजुएशन करने के बाद मद्रास के IIT में एडमिशन लिया था, MIT में। और MIT में एडमिशन मिलना आसान नहीं है। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब प्रवेश लिया और वैमानिक अभियांत्रिक पाठ्यक्रम, एविएशन इंजीनियरिंग कोर्स, ये इन्होंने चुना। 3 साल के बाद फर्स्ट क्लास में इन्होंने उसको भी क्लियर कर लिया।
और DMIT की डिग्री इन्होंने ले ली। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें भारतीय वायुसेना में भर्ती होना है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय में निदेशक का कार्यभार संभालने के दो विकल्प इनके पास आए। एक तो आया भारतीय वायुसेना, दूसरा था एक निदेशक का काम संभालना। अब ये कहाँ गए? ये गए भारतीय वायुसेना के लिए। देहरादून में भारतीय वायुसेना का क्या था? इंटरव्यू था। इंटरव्यू में गए लेकिन वहाँ पर ये सफल नहीं हुए, फेल हो गए इंटरव्यू उनका। बड़े दुखी थे, बहुत उदास थे। ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश की पावन गंगा में इन्होंने डुबकी लगाई। वहां पर इन्हें मिले स्वामी शिवानंद। उन्होंने इनको ज्ञान देते हुए कहा, निराश मत हो, संभवतः ऐसा परिणाम किसी अन्य बेहतरीन और उत्तम काम के लिए हुआ है। अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। आसान शब्दों में मैं कहूंगी कि जो हुआ वो अच्छा, जो नहीं हुआ वो और भी अच्छा। और ये हमारी लाइफ पर भी चलता है। बाई चांस अगर हम जिंदगी में कहीं किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, हमें वो नहीं मिल रही है, तो शायद भगवान की इसमें मर्जी है, हमें इससे बेहतर कुछ और मिलना होगा। अब इसके बाद दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर उन्हें 250 रुपये के मासिक वेतन पर, मंथली इनकम पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, साइंटिस्ट बन गए, असिस्टेंट। यहाँ पर इनको नियुक्ति पत्र मिल गया, यहाँ पर इनकी जॉब लग गई। कुछ समय के बाद इनका तबादला बेंगलुरु में हो गया। ट्रांसफर कहाँ हो गई? बेंगलुरु में। वैमानिक विकास प्रतिष्ठान में उनके अधीन, यानी कि जो इनकी पोस्ट थी, इनके नीचे 4 वैज्ञानिक और भी थे। एक कमेटी बनाई गई, समिति, और इस कमेटी का काम क्या था? हमारा एक एयरक्राफ्ट बना था, नंदी नामक हावर क्राफ्ट बनाने का काम इन्हें दिया गया। तो अब्दुल कलाम ने परिश्रम, लगन, ज्ञान और आत्मविश्वास से सभी को प्रभावित किया। इसके कुछ टाइम बाद इन्हें इसरो में बुलाया गया, रॉकेट इंजीनियरिंग के साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए। और वहां पर हमारे भारत के फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर मेनन उनसे मिले, बहुत प्रभावित हुए और बन गए ये रॉकेट इंजीनियर। 1962 में भारत सरकार ने केरल के थुम्बा नामक की जगह पर एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किया। 6 महीने तक इन्होंने उसके लिए ट्रेनिंग ली। कहाँ जाकर? नासा में। कलाम को उसके लिए चुना गया, तो ये वहां पर ट्रेनिंग लेने गए। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय किया गया। हमारे देश का पहला रॉकेट। कलाम की ड्यूटी थी इसकी जितनी टेक्नोलॉजी थी, सारी चीजें संभालना, देखना, और वो सफल हुआ। इसकी सफलता के बाद वैज्ञानिकों और तकनीशियनों का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया कि अब हम ये भी कर सकते हैं, हम भी रॉकेट भेज सकते हैं। 20 नवंबर 1967 को फिर भेजा गया रोहिणी 75 तुम्बा से। श्रीहरिकोटा में दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किया गया। पहला रॉकेट लॉन्चिंग जो सेंटर था वो था हमारा तुम्बा, और दूसरा बना श्रीहरिकोटा।